जय मूल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और उसके साथ में ये भी स्पष्ट हो गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ नहीं है। इसी को लेकर कई सारे राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की पहले चरण की लिस्ट जारी की है। बीजेपी और जेडीयू के भी लगभग 50-50% सीटों का बंटवारा हो गया है। ऐसे माहौल में ही वामन मेश्राम जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिसमें वे उपेंद्र कुशवाहा के गठबंधन को अपना समर्थन देते हैं। इसी को लेकर हम उनसे बात करेंगे। आज हम उनके वामसे भवन में हैं। हमारे साथ वामन मेश्राम जी है। मेश्राम जी, एमएन टीवी पर सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो बड़ी जीत मिली थी, उस जीत को रोकने का काम बिहार के विधानसभा चुनाव 2015 में हुआ था। क्या इस बार इस विधानसभा चुनाव में क्या ऐसे आसार लग रहे हैं कि बीजेपी को फिर एक बार रोका जा सकता है? 2014 के बाद 2015 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस परिस्थिति में एक बदलाव था कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का गठबंधन नहीं था और नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन किया था। ये बड़ा कारण था जिसकी वजह से बिहार में एनडीए गठबंधन को रोकने में कामयाबी मिली थी। अब की बार बिहार में परिस्थितियां बदली हुई है। अब की बार नीतीश कुमार दोबारा एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। मगर इसके बावजूद भी एनडीए गठबंधन, जिसमें मुख्यतः दो लोग हैं, बीजेपी और जेडीयू, ये दो मुख्य गठबंधन है। इन दोनों को भी ऐसा लगता है कि इस बार बिहार का मतदाता शायद उनको समर्थन देने के लिए, पूरा समर्थन देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, मजबूती से सपोर्ट देगा, ऐसा उनको लगता नहीं है। ऐसा उनका अपना ही आंतरिक आकलन है। और उसकी खास वजह है। पहली वजह यह है कि नीतीश कुमार का शासन सुशासन था। ऐसा मीडिया के द्वारा जो प्रोपेगेंडा किया गया था, वो प्रवासी मजदूरों को सड़कों पर हजारों किलोमीटर चलकर बिहार वापस जाना पड़ा। इससे वो सच्चाई नंगी हो गई कि ये सुशासन ने बिहार के लोगों को बिहार के बाहर पलायन करने से रोकने में कामयाबी हासिल नहीं की। रोजगार के लिए इस सुशासन के दौरान बहुत बड़े पैमाने पर बिहार के बाहर जाकर उनको नौकरियां लेनी पड़ी। एक सच्चाई सड़कों पर आ गई, नंगी हो गई, और वो लोग वापस गए वहां बिहार में। और बहुत सारे लोग कोविड की वजह से अभी भी उधर ही है। तो वो एक फैक्टर है जो उनके विरोध में जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार उनको बिहार में लाने के लिए भी उन्होंने कोई मदद नहीं की। सड़कों पर चलने वाले जो बिहारी लोग थे, उनको किसी प्रकार की एनडीए गठबंधन में रहकर नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को इसके लिए एक शब्द भी नहीं कहा कि उनकी व्यवस्था करो। तो लोगों में गुस्सा है। तीसरी वजह यह है कि कोविड के लिए जो हेल्थ केयर सिस्टम है बिहार का, वो इतना ज़्यादा लचर है
कि किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी जो है वो बिहार में नहीं है। उसमें सुशासन बाबू जो है या सुशासन का जो दौर है वो सिंपल, मतलब वो हेल्थ केयर का सिस्टम जो खड़ा नहीं कर पाए। एक तीसरा बड़ा कारण जो है वहाँ पर है, और सबसे बड़ा कारण 15 साल हो गए हैं नीतीश कुमार और का मुख्यमंत्री चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। 15 साल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लालू प्रसाद यादव का भी राज 15 साल हो गया था और उसके खिलाफ में बहुत भयंकर एंटी एस्टेब्लिशमेंट की भावना लोगों के अंदर थी। वो भावना अब की बार है। इस वजह से ऐसा लगता है, उन लोगों को ऐसा लगता है, एनडीए गठबंधन के लोगों को ऐसा लगता है। इसकी वजह से उनके अंदर इतना आत्मविश्वास नहीं है कि इस तरह से वो चुनाव जीत जाए। उनके पास में ईवीएम है। ईवीएम के द्वारा कुछ गड़बड़ी का खेल कर सकते हैं, मगर बिहार में ईवीएम का अगर ज़्यादा उपयोग किया गया तो उसकी देशव्यापी प्रतिक्रिया भी बहुत हो सकती है। अगर बिहार में प्रतिक्रिया होती सारे देश भर में प्रतिक्रिया हो सकती है, ऐसी भी उन लोगों को डर लगता है। नरेंद्र मोदी का करिश्मा भी बिहार में इस समय काम कर पाएगा ऐसा भी दिख नहीं रहा है, क्योंकि एक उदाहरण ऐसे आया, बीजेपी का एक कैंडिडेट नरेंद्र मोदी का चेहरा लगाकर प्रचार करने लग गया था। गांव में लोगों ने उसको धरा, बांधा, उसको पीटा और दौड़ा दौड़ा कर मारा। तो ये संकेत है कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा भी बिहार में स्टार कैंपेनियन के तौर पर काम करेगा ऐसा लगता नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। इसलिए ज़्यादा संभावना ये है कि त्रिशंकु विधानसभा का गठन हो जाए, क्योंकि तीसरा मोर्चा बहुत मजबूती से खड़ा हो गया है उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में। और उपेंद्र कुशवाहा का नाम बिहार के हर विधानसभा में लोग जानते हैं। उसका नाम मतलब जाना पहचाना नाम है। केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बिहार के ही होने की वजह से केंद्रीय मंत्री भी है, और लगभग 20-25 साल से राजनीति में है। तो मतलब लगभग हर विधानसभा में उनका नाम लोग जानते हैं। एक जो जातीय सिस्टम है उसके आधार पर लगभग 6% कुशवाहा लोगों की जनसंख्या है। अगर उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने का काम मायावती के द्वारा भी हुआ और ओवैसी के द्वारा भी हुआ, और भी दूसरे 2-3 छोटे छोटे और दल है, 5-6 दल है जिन्होंने मिलकर उनको समर्थन दिया, और हमारे समर्थन की वजह से, जो कि हमारा कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे समर्थन की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर जो लोग कुशवाहा जी को समर्थन दिया जाए कि ना दिया जाए अनिश्चित थे, वो हमारे समर्थन की वजह से पोलराइज होना शुरू हो गया बड़े पैमाने पर। इसलिए हमारा ऐसा मानना है कि बिहार में हंग असेंबली आएगी। अगर हंग असेंबली आएगी, एक तो पूर्ण बहुमत जो है एनडीए गठबंधन को नहीं मिलेगा, इसका मतलब है हंग असेंबली आएगी। तेजस्वी और कांग्रेस गठबंधन को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। ऐसे परिस्थिति में जो तीसरा मोर्चा है वो किंग मेकर की भूमिका में काम कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो नरेंद्र मोदी के लिए भी 2024 के चुनाव के लिए फिर बिहार से एक बड़ा जोल्ट जो है शुरू हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बिहार विधानसभा में इस बार अगर देखें तो, पिछली बार अगर देखें तो एक बड़ा अलायंस था
इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसको लेकर मेरे दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि लालू प्रसाद यादव उस वक्त चुनावी मैदान में थे और उन्होंने एनडीए के विरोध में एक बड़ा अलायंस बनाया था। आज वो मैदान में नहीं है इस विधानसभा चुनाव में। क्या तेजस्वी यादव, मेरा पहला सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव लालू जी की जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाने में नाकामयाब हुए हैं? और दूसरा सवाल यह है कि ऐसे में बीजेपी को हराना कितना चुनौती भरा है, या कितना मुश्किल है, या कितना आसान है? आप क्या सोचते हैं इन दोनों सवालों पर? लालू प्रसाद यादव जी का जो नेतृत्व है वो एस्टैब्लिश नेतृत्व है। उन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई बिहार में लड़ी। लोग आज भी उनका बहुत बड़े पैमाने पर तमाम प्रकार के जो बैकवर्ड है उनमें उनकी मान्यता अभी भी है। लोग उनको अभी भी मानते हैं। तो उनका इस चुनाव में नेतृत्व करने के लिए ना होना, 2015 में थे, जी। तो एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को एक चुनौती भी है। अगर इस चुनौती में अगर तेजस्वी यादव सफल हो जाते हैं तो तेजस्वी का नेतृत्व एस्टैब्लिश हो जाएगा, और तेजस्वी यादव का नेतृत्व अगर इस्टेब्लिश हो गया तो लालू युग का अंत हो जाएगा। और संभवतः लालू युग का अंत लालू जी के ही समय में होगा। तो युग का अंत होने से उस व्यक्ति को दुख होना चाहिए, मगर इसमें लालू जी को दुख नहीं होगा, खुशी होगी कि उनके परिवार का कोई आदमी जो है अभी इस बात को आगे बढ़ाएगा, ये खुशी होगी उनको। मगर मेरे दृष्टि से मैं इसका जब बारीकी से विश्लेषण करता हूँ तब मुझे ये दिखाई देता है कि लालू जी ने जो बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई बिहार में लड़ी थी, इस चुनाव में तेजस्वी ने उस लड़ाई को छोड़ दिया है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई का त्याग कर दिया है। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि फिर बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई छोड़ दिया है, इसका आपके पास क्या सबूत है? एक तो कुशवाहा जी को गठबंधन में होने के बावजूद भी उसके अंदर समाहित रखने में, साथ में रखने में कामयाब नहीं हुए। बैकवर्डों को पोलराइज किया जाना चाहिए था बैकवर्ड फॉरवर्ड के लिए। दूसरा, मोस्ट बैकवर्ड क्लास का जो वीआईपी साहनी था, मुकेश साहनी, उसको भी उन्होंने अपने साथ रखने में कामयाबी हासिल नहीं की। मुझे नहीं लगता 11 सीटें देना उनके लिए कोई ज़्यादा, बीजेपी वालों ने 11 सीटें दे दिया। अगर ये लोग 12 भी देते तो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही घोषित करना चाहिए था। अब ये बात हम बाहर के लोगों को बताने का कोई मतलब तो बनता नहीं है, मगर विश्लेषण के लिए ये बता रहा हूँ कि बैकवर्डों को पोलराइज करने के काम के लिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मगर दूसरी तरफ कांग्रेस जो द्विजों का संगठन है, ब्राह्मणों का संगठन है, और कम्युनिस्ट पार्टी अभी द्विज और ब्राह्मणों का ही संगठन है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, तो ब्राह्मणों ने स्थापित की हुई पार्टी है। और जो माले है वो भी ब्राह्मणों के द्वारा स्थापित की हुई पार्टी है। मिश्रा नाम का कानपुर का ब्राह्मण था, उसने स्थापित की हुई है। तो और अभी उसका जो नेतृत्व है, कोई भट्टाचार्य है बंगाल का, वो भी ब्राह्मण ही है। यानी बैकवर्डों को खदेड़ने का तेजस्वी ने काम किया, और लगभग 99 सीटें ब्राह्मणों के पार्टी को दे दिया। ये एविडेंस के तौर पर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे सिद्ध होता है कि लालू जी की जो लेगेसी थी, विरासत थी, तेजस्वी ने उसका त्याग कर दिया है और प्रो ब्राह्मण स्टैंड ले लिया है। तो इसलिए तेजस्वी यादव बिहार में बैकवर्डों का पोलराइजेशन करने में नीतीश कुमार छोड़कर करने में कामयाब हो सकते थे, बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई करवाकर, मगर उसमें वो अब कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए उनको भी पूर्ण
बहुमत सिंपल मेजॉरिटी उनको भी मिलेगी ऐसा भी मुझे लगता नहीं है। इसलिए इधर से भी हंग असेंबली ही आने की संभावना है। उपेंद्र कुशवाहा जी को आपने समर्थन दिया है। उपेंद्र कुशवाहा जी बीजेपी से निकल कर आए हुए व्यक्ति है। जिस विचारधारा को, जिस बहुजन विचारधारा को आप लेकर चल रहे हैं, या जिन बहुजन समाज के लोगों की हितों की लड़ाई आप लड़ते हैं, उनकी बात करते हैं, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा जी ने कोई काम किया हो ऐसा दिखाई नहीं देता है। लेकिन फिर भी आपने उनको समर्थन दिया है, ऐसा क्यों? हम नहीं चाहते कि एनडीए गठबंधन पूरे शक्ति के साथ चुनाव जीत कर आए। हमारी ये रणनीति, और ऐसा करने के लिए हमारे पास यही एक विकल्प था। अगर ऐसा करते तो एनडीए गठबंधन को रोक लगाने में, चेक लगाने में या हंग असेंबली करवाने में इसका उपयोग हो सकता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो जो कुशवाहा वोट है वो आमतौर पर कुर्मियों के साथ जाते हैं, वे दोनों किसान जाति है। अब अगर एक तरफ कुर्मी मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ कुशवाहा मुख्यमंत्री, तो कुशवाहा अब की बार कुशवाहा के समर्थन में पोलराइज हो जाएगा, हमारे समर्थन से तो ज़्यादा ही हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इससे जो हंग असेंबली है, ये हंग असेंबली के पीछे एनडीए गठबंधन मजबूत नहीं होना चाहिए, ये रणनीति है। और इसके लिए हमारे सामने एक ही विकल्प था, कुशवाहा का। और इस रणनीति को ध्यान में रखते हुए हमने ये समर्थन दिया है। आपने कल जो इंटरव्यू दिया था उसमें आपने कहा कि पहला जो आपका समर्थन का वीडियो आया, उस वीडियो में आपने कहा था कि ये एक तरफा आपका समर्थन है। तो एक तरफा जैसे आपने कुशवाहा जी को समर्थन दिया, वैसे एक तरफा समर्थन आप आरजेडी को भी दे सकते थे। आरजेडी को हमने समर्थन क्यों नहीं दिया, तो उसके पीछे भी हमारा यही मकसद था कि हंग असेंबली आए। हंग असेंबली आएगी तो तीसरा मोर्चा खड़ा करना, यही आपका पर्पस? हाँ, मतलब हंग असेंबली आएगी तो तब हमारा वैल्यू बढ़ेगा, हमारा इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। मान लो हमारे 8-10 लोग भी चुनकर आते हैं, जैसे भी 5-7 सीटों पर हम लोग लड़ाई में है अभी पहले चरण में, और दूसरे चरण में अगर 5-7 सीटों पर होते हैं, तीसरे चरण में 8-10 सीटों पर होते हैं, तो लगभग 20-25 सीटों पर हम लोग जो है लड़ाई में रहेंगे। और इसमें 8-10 सीटें भी अगर हमारी चुनकर आती है और हंग असेंबली होती है, तो फिर तो जो लोग मिलने के लिए हमको समय नहीं दिए, वो लोग तो अपने से चलकर हमारे पास आएंगे समर्थन मांगने के लिए। तो ये रणनीति का मामला है, और इस रणनीति अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बनाई जाती है, तो हम भी बना रहे हैं अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। आपने समर्थन देते वक्त कहा था कि उस वीडियो में आपने कहा कि आपका जो समर्थन है वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के उम्मीदवारों को होगा। तो आपने ऐसा मतलब क्यों किया? इससे तो आप भी जाति के आधार पर भेदभाव करते ऐसा दिखाई देता है। शेड्यूल कास्ट कोई जाति का मुद्दा नहीं है, जाति समूहों का मुद्दा है, क्योंकि 1703 जाति के लोगों को कहा जाता है शेड्यूल कास्ट। मैंने ये नहीं कहा कि बिहार के पासी को, बिहार के दुसाद को, बिहार के चमार को हम लोग समर्थन करेंगे। हमने कुशवाहा जी को समर्थन किया, वो ओबीसी के तौर पर किया। तो शेड्यूल कास्ट ये जात नहीं है, जाति समूह है। ओबीसी 3743 जातियों का समूह है, और शेड्यूल ट्राइब जो है लगभग 803 जातियों का समूह है। और माइनॉरिटी एक प्रकार की नहीं है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन है, लिंगायत वहाँ नहीं है, मगर 5 माइनॉरिटी के लोग हैं। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने समर्थन किया। ये जाति का मुद्दा नहीं है, ये वंचित जातियों के समूह का मुद्दा है। और इस बात को, शेड्यूल कास्ट को भारत के संविधान की मान्यता है, बैकवर्ड को मान्यता है, माइनॉरिटी को मान्यता है, इनके कमीशंस बने हुए संविधान के आधार पर। इसलिए संविधान भी इसको मान्यता देता है। जिसको संविधान मान्यता देता है वो कम्युनल या जातिवाद का मुद्दा नहीं है।
आपने मैं कुछ दिन यानी करीबन एक महीना में बिहार में था, और वहाँ मैंने जो खबरें पढ़ी वो मीडिया मैनेजमेंट इस प्रकार से हो रहा था कि बीजेपी को खबरों को वहाँ पर ब्लैकआउट किया जा रहा था नीतीश कुमार के द्वारा। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी ये सोच रहे हैं कि बीजेपी उन पर हावी ना हो जाए, और जिस प्रकार से अभी सीटों का बंटवारा हुआ है, लगभग 50-50% सीटों का बंटवारा हो गया है, तो ईवीएम उनके पास पहले से ही है बीजेपी के पास, तो ईवीएम के द्वारा वो ज़्यादा सीटों पर चुनकर आ सकते हैं और नीतीश कुमार को हटवा सकते हैं। तो क्या जैसे महाराष्ट्र में पोस्ट इलेक्शन अलायंस देखने को मिला, क्या वैसी परिस्थिति बिहार में बन सकती है? हाँ, पोस्ट इलेक्शन जिस तरह से बीजेपी ने एक खेल खेला जिसके बारे में नीतीश कुमार सतर्क है, ये चिराग पासवान का जो खेल है, ये सारा का सारा बीजेपी का प्लान किया हुआ है। चिराग पासवान का कोई ऐसी स्टैंडिंग नहीं है बिहार में, 2-4% वोट पड़ा है पिछले चुनाव में भी, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए उनकी इतनी बड़ी स्टैंडिंग नहीं है कि वो इतना बड़ा फैसला कर ले, मगर उन्होंने ऐसा फैसला किया ऐसा कहने के बजाय बीजेपी ने ही उनको ऐसा फैसला करने के लिए काम पर लगाया है। क्योंकि चिराग पासवान ने जो फैसला किया वो नीतीश कुमार के विरोध में है और बीजेपी के फेवर में है। बीजेपी को क्या नुकसान है? एक बात, बीजेपी के लोगों ने जिनको टिकट नहीं दिया उन सारे लोगों को चिराग पासवान ने टिकट दिया। वो तो बीजेपी के ही लोग हैं, चुनाव के बाद भी चाहेंगे बीजेपी ही मदद करने के लिए। इससे आंकड़ा बीजेपी का और चिराग पासवान का मिलकर चुनाव के बाद में अगर आंकड़ा ज्यादा बन जाता है तो आंकड़े के हिसाब से वो मुख्यमंत्री पद का दावा बीजेपी और चिराग मिलकर कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार को ऐसे सिचुएशन में एक संकट खड़ा हो जाएगा। इस संकट का क्या उपाय नीतीश कुमार के द्वारा किया जाएगा ये तो भविष्य ही, चुनाव के बाद का भविष्य ही बताएगी। बीजेपी के जो लोग, बीजेपी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की जो पार्टियां है, स्टेट की जो पार्टियां है उनको सीढ़ी बनाकर ही आगे बढ़ी। महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए, शिवसेना को सीढ़ी बनाकर बीजेपी आगे बढ़ी और फिर शिवसेना के ही पिछवाड़े पर लात मारकर मुख्यमंत्री पद हासिल किया। इसकी वजह से परेशान होकर जो है शिवसेना ने एक नया प्रयोग किया और हाँ, अभी तक तो कामयाब है। अब दूसरी बात यह होगी कि ऐसा प्रयोग बिहार में, ऐसा प्रयोग अगर मान लो ऐसा करने की कोशिश की बीजेपी ने तो नीतीश कुमार के सामने दोबारा तेजस्वी, कांग्रेस और ऐसा गठबंधन बनाने का एक विकल्प रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि लगभग 243 में 122 सीटें चाहिए। 122 सीटों पर नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं और 121 पर जो है बीजेपी लड़ रही है, तो उसको चिराग समर्थन दे रहा है 121 में, ये भी है। तो इसलिए नीतीश कुमार भी, जिस तरह से बीजेपी ने ये खेल खेला, तो नीतीश कुमार भी अपने संगठन के द्वारा बीजेपी को वोट ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ये गुप्त खेल वो खेल सकता है। जैसे चिराग का ट्रांसफ़र ऑफ वोट जो है बीजेपी को होगा, तो नीतीश कुमार का वोट ट्रांसफ़र जो है बीजेपी को किया जाए हर चुनाव क्षेत्र में या ना किया जाए, ये तो उनके पार्टी के कैडर के टेलीफोन करने से हो जाएगा, लास्ट ओवर में हो जाएगा। संभावना ऐसी नजर आती। जब बीजेपी वाले सैबोटेज करने का खेल खेल रहे हैं तो दूसरों को खेल खेलने का अपने आप अवसर मिल जाता है। ऐसी संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता। ये बात है। आप हर वक्त कहते हैं कि हाँ, आप जो समर्थन देते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी चुनाव में, तो वो मुद्दों के आधार पर देते हैं। इस विधानसभा के चुनाव में, बिहार के विधानसभा चुनाव में आपने बीएमपी और उपेंद्र कुशवाहा जी की जो गठबंधन है उनको समर्थन दिया, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो उन्होंने उठाए और जिसके चलते आपने उनको समर्थन घोषित किया? बीएमपी और कुशवाहा जी के बीच में कोई गठबंधन नहीं है।
नहीं, बीएमपी को अलग आपने समर्थन दिया है। हाँ, बीएमपी को कुशवाहा- जितनी सीटों पर बीएमपी चुनाव लड़ रही है वो मुद्दा आधारित है हमारा समर्थन। जी, कौन से मुद्दे हैं जो जिसके चलते आपने समर्थन दिया? बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम लोग सारे देश भर में उठाते रहते हैं सामाजिक आंदोलन के तौर पर। ईवीएम का मुद्दा है, जाति आधारित गिनती का मुद्दा है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मुद्दा है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो स्टैंप लगाकर जो है वो निकाले गए हैं। मगर कुशवाहा जी के साथ हम लोगों ने यूनिलेटरल समर्थन दे दिया, एक पक्षीय एक तरफी समर्थन दे दिया। उसकी रणनीति मैंने पहले बताई, उसके पीछे हमारी वहाँ की डोमेस्टिक रणनीति है। उस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम नहीं चाहते एनडीए को 2024 में भी दोबारा सत्ता में लाया जाए, तो वहाँ से रोकने का काम बिहार से शुरू होना चाहिए। अगर बिहार में उनको कमज़ोर कर दिया जाता है तो अगले साल उत्तर प्रदेश में और बंगाल में चुनाव है, वहाँ पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। जहाँ तक ईवीएम की बात है, आपने समर्थन तो दे दिया है, बीएमपी को दिया है या उपेंद्र कुशवाहा जी की गठबंधन को दिया है, तो क्या आपका समर्थन उन उम्मीदवारों के खातों में भी जाएगा? ये एक सवाल है। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से आपने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद ईवीएम के विरोध में नतीजे आने के बाद आपने घोषित किया था कि आप बड़ा आंदोलन करेंगे, जो आपने किया भी, तो क्या बिहार विधानसभा का चुनाव होने के बाद भी, उसके नतीजे आने के बाद भी कोई ईवीएम विरोधी आंदोलन आपकी तरफ से लोगों को देखने मिलेगा? एक तो ईवीएम विरोधी जो मैंने परिवर्तन यात्रा, ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा जम्मू कश्मीर से शुरू की थी, वो आंध्र प्रदेश तक पहुंची हुई है। कोविड की वजह से अभी स्थगित है। वो केरला और तमिलनाडु में 2 राज्यों में अभी पहुंचना बाकी है। ये कोविड का मामला समाप्त होने के बाद कन्याकुमारी तक उसको लेके जाने का जो मामला है वो अधूरा है, वो मैं पूरा करूँगा। कन्याकुमारी तक भंडाफोड़ यात्रा जो है ईवीएम की, वो मैं लेकर जाऊंगा, एक बात। दूसरा, अब मैं ऐसा मानता हूं कि उस परिवर्तन यात्रा की वजह से ईवीएम के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुंची है, जो ब्राह्मण बनिया मीडिया ने लोगों से छुपा के रखी थी, वो उधर गई है बहुत बड़े पैमाने पर। इसलिए अभी मैं उसके विरोध में, अभी ईवीएम के विरोध में भारत बंद का ऐलान करने के उस पर प्लान कर रहा हूँ। और भारत बंद के लिए बहुत सारे संगठन उसमें साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। लाखों संगठन उसमें साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। और लगभग 1 लाख एक सेंटर जो है, 1,01,000 सेंटर जो है, 101,000 सेंटर हम अपने बनाएंगे और उसके आधार पर भारत बंद करवाएंगे। बहुत बड़ी ग्रैंड रणनीति पर हम लोग काम करेंगे। तो ये ईवीएम का जो मुद्दा है, ये भारत के लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा है, ब्राह्मण राज को ख़त्म करने का मुद्दा है और देश का लोकतांत्रिकरण करने का मुद्दा है, और यहाँ के मूल निवासियों के आज़ादी का मुद्दा है। इतना बड़ा मामला है, ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। शुक्रिया मेश्राम जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम साहब, जिन्होंने बिहार विधानसभा को लेकर एक बड़ी बात की है कि पोस्ट इलेक्शन अलायंस भी देखने को मिल सकता है, जिसमें नीतीश कुमार हो, आरजेडी हो और तमाम जो दल बीजेपी के विरोध में है वो हो सकते हैं। और इसके साथ में ही उन्होंने ईवीएम को लेकर एक बड़े आंदोलन की भी घोषणा की है। भारत बंद वो कर सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के बाद, ये हमें आगे देखना होगा। शुक्रिया।